तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो इक्वेशन है उस पे बिना कोई मतलब प्लॉट किए उसको ग्राफ पे हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सोल्यूशन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या नो सोल्यूशंस है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि बिना लाइन प्लॉट किए ये कैसे बताते हैं। ठीक, तो हमें देखो दो इक्वेशन मिलेगी। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में तीन वो होंगे कोफिशिएंट, मतलब a1 b1 c1, और सेकंड में भी होगा a2 b2 c2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, a1 अपॉन a2 निकालना है पहले। ठीक है, a1 अपॉन a2। ठीक, हमने ये निकाला। इसके बाद हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। ठीक, मान लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग आए, मतलब अनइक्वल आए, डिफरेंट वैल्यूज आ गई। तो जो इसकी वैल्यू आई और जो इसकी वैल्यू आई वो दो डिफरेंट वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है। तो अगर ये नॉट इक्वल है, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल है तो अभी आगे हमें कोई कैलकुलेशन अब नहीं करनी है, अब आगे और कुछ नहीं निकालना है। इसको देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मतलब उसके यूनिक सोल्यूशन है। ये कंसिस्टेंट वाला केस है, और कंसिस्टेंट का जो फर्स्ट केस होता है यूनिक सोल्यूशन का, वो केस है ये। तो इसका मतलब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसके यूनिक सोल्यूशन है। और जो लाइंस है वो लाइंस कैसी हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखो हमने a1 अपॉन a2 निकाला और b1 अपॉन b2 निकाला, और जैसा मैंने कहा अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए, वो दोनों डिफरेंट आ गए, a1 अपॉन a2 की वैल्यू अलग आई और b1 अपॉन b2 की वैल्यू अलग आई, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि उसके यूनिक सोल्यूशन है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने a1 अपॉन a2 निकाला और फिर b1 अपॉन b2 निकाला और वो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ गया b1 अपॉन b2। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तीसरी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो होगी c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अब हमें c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने c1 अपॉन c2 निकाल लिया। ठीक, तो कब कैलकुलेट करेंगे c1, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के अनइक्वल आया, दो डिफरेंट वैल्यू आई, तो c कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, मतलब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाती है, केवल उस केस में हम लोग c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करेंगे। अब ये हो सकता है कि ये c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ जाए, मतलब ये भी वही आ जाए जो ये दो वैल्यूज आई थी, मतलब जो a1 बाई a2 आया था फिर जो b1 बाई b2 आया था वही सेम वैल्यू फिर c1 बाई c2 भी आ जाए। ठीक है, तो अगर ये तीनों सेम आ जाते हैं तो वहां पे भी कंसिस्टेंट वाला केस होता है, लेकिन वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, लाइंस की बात करें तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होंगी कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, थर्ड केस एक और क्या हो सकता था, जैसा मैंने कहा सी कब निकालेंगे, सी पे तभी आएंगे जब पहली दो वैल्यू इक्वल आई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सी निकाल रहे हैं तो हमारी फर्स्ट दो वैल्यू तो इक्वल आई है, इसका मतलब सी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो है ही, ये दोनों तो इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने c1 बाय c2 निकाला, और हो सकता है कि वो c1 बाय c2 इक्वल ना आए इनके। दैट मीन्स ये कौन सा केस है, ये वो केस है जहां a1 बाय a2 किसके इक्वल आ रहा है, b1 बाय b2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन वो वैल्यू c1 बाय c2 के इक्वल नहीं आ रही है। मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2।
ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो हमारा थर्ड केस है ये हमारा इनकंसिस्टेंट का केस है। ऊपर वाले दोनों कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उनका कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है। ये वाला इनकंसिस्टेंट का केस है। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन बोलेंगे। यहां पे सोल्यूशन से हमारा मतलब है कॉमन सोल्यूशन से, तो यहां पे नो सोल्यूशन है, मतलब हमारी लाइंस मीट नहीं करेंगी, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये लाइंस होंगी हमारी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले हमने क्या निकाला, एक बार रिकैप कर देते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, वो दोनों अनइक्वल आ गए। अगर उनकी वैल्यू डिफरेंट आ गई तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म। हमने क्या कहा कि दे आर अनइक्वल, देयरफॉर सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन है और लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि हमने a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला, वो दोनों इक्वल आ गए। अच्छा, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो हमें फिर c1/c2 निकालना पड़ेगा, तो हमने c1/c2 निकाला। अगर वो भी उनके इक्वल आ गया, मतलब अगर तीनों इक्वल हो गए, तब हम कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर हमारा c1/c2 a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि नो सॉल्यूशन है, मतलब लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस है। राइट, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसको चेक करना है और वर्किंग करके इस पे जो अभी बताई वर्किंग, वो वर्किंग करनी है और वर्किंग करके ये बताना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या कंसिस्टेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, अगर पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक, -3y, और ये 8 इधर आ जाएगा, तो -8 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो यहां पे x के साथ क्या है, 2 है, तो मतलब हमारा a1 क्या हो गया, हमारा a1 हो गया 2। अच्छा, a1 क्यों बोल रहे हैं, a1 मतलब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसका a। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो b1 होगा वो हो जाएगा -3, और थर्ड जो हमारा c1 होगा वो हो जाएगा -8। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकाल लिया। ऐसे ही जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसमें अगर हम इस 9 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 4x -6y इज -9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4x -6y -9 इक्वल्स टू 0। अगर यहां से भी वही चीज निकाले, मतलब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें और कंपेयर करके अगर हम a2 कितना आएगा, a2 आएगा 4। ठीक है, याद रखना साइन भी लिया जाता है साथ में। b2 कितना आएगा, b2 हमारा आएगा -6, और हमारा जो c2 आएगा वो आएगा -9। ठीक है, तो यहां से हमारा a2 b2 और c2 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कहा था कि शुरू में दो क्वांटिटी निकालते हैं, शुरू में c नहीं निकालते, तो शुरू में हम लोग निकालेंगे a1/a2 एंड b1/b2। तो पहले अगर हमने निकाला a1/a2, ठीक है, a1/a2, ठीक, तो अगर हम a1/a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, a1/a2 के लिए यहां पर a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4। तो जब यहां पे निकालेंगे 2/4 तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे b1/b2। ठीक, तो यहां पे निकालते हैं b1/b2, b1/b2। तो b1 क्या है, देखो b1 हमारा -3 है और b2 क्या है, b2 हमारा -6 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -3/-6, माइनस माइनस काट देंगे। ठीक, 3 और 6 को कैंसिल कर दें तो ये कितना आ गया
1/2 ये भी आ गया। ठीक है, अब अभी मैंने क्या बताया था कि अगर a1/a2 की जो वैल्यू निकालेंगे, अगर वो b1/b2 के अनइक्वल आती है, मतलब अगर वो वैल्यू डिफरेंट आती है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर दोनों वैल्यू सेम आई है, देखो हमारा a1/a2 1/2 आया है और हमारा b1/b2 भी 1/2 आया है, तो अभी हमें यहां पर c1/c2 निकालना पड़ेगा, c1/c2। ठीक है, तो c1/c2 कितना होगा हमारा -8/-9, तो ये हो जाएगा -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 8/9। ठीक, 8/9 आ गया। अब देखो तीनों वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन ये दोनों वैल्यू c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहां पे हमारा कौन सा केस आ रहा है, हमारे पास जो फाइनल केस बन के आ रहा है वो आ रहा है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। राइट, यही आ रहा है केस कि a1/a2 इक्वल्स किसके है, b1/b2 के, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब जो अभी हमने केसेस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग देखिए तो कौन सा केस है ये जो हमने अभी केसेस पढ़े थे, ये वाला केस है। देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और मैंने क्या बताया था, ये कौन सा केस है, ये केस है इनकंसिस्टेंट का। ऊपर वाले ये जो दोनों केस है, ये दोनों केस कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं, ये दोनों केस हमारे हैं कंसिस्टेंट के केसेस। कंसिस्टेंट का मतलब होता है इनका कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कॉमन, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, और सेकंड वाले केस में इनफाइनाइट कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये वाला जो थर्ड वाला केस है, ये हमारा केस है, ये वाला इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं उस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये नहीं पूछा गया लाइंस कैसी हैं या कितने सॉल्यूशंस हैं, हमसे पूछा गया ये बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सिंस a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2 therefore this system of equation या फिर these lines are inconsistent। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी उसी लैंग्वेज में उन्हीं वर्ड्स में होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुत क्लियर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग find out whether the lines represented by the following pair of equations intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, लाइंस है, बिना सॉल्व किए, मतलब इनका वैल्यू नहीं निकालनी है एक्स एंड वाई की, हम अपनी वो वाली वर्किंग जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर वही वर्किंग करनी है, मतलब a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर जरूरत होगी तो फिर c1/c2 भी निकालना है, और उसके बाद फिर अपना जजमेंट देना है कि ये कौन सी लाइन होगी, मतलब ये लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जैसा अगर हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0, तो दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखो तो यहां से ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, तो हमारा a1 कितना आ जाएगा, हमारा a1 आ जाएगा 2। ठीक, हमारा b1 कितना आ जाएगा, हमारा b1 आ जाएगा 3, और हमारा c1 कितना आ जाएगा, हमारा c1 आ जाएगा 4। राइट, ये आएगा। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारा a1 है 2, b1 है 3 और c1 है 4। ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन से हमारा a2 निकल कर आ जाएगा, a2 हमारा है 4। a क्या होता है, जो x के साथ होता है, y के साथ होता है वो b होता है, तो हमारा b2 कितना हो जाएगा, हमारा b2 हो जाएगा 6, और हमारा c2 कितना हो जाएगा, हमारा c2 हो जाएगा 5। ठीक है, अब जैसा हम लोग कर रहे थे कि हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे a1/a2 एंड b1/b2, तो पहले वो दोनों चीजें निकालते हैं यहां पे। तो अगर हम a1/a2 निकाले, a1/a2, ठीक है, तो हमारा a1 कितना, a1 2 है, और a2 कितना, a2 4 है,
तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4, और अगर इसको हम कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। ऐसे ही अगर हम b1/b2 निकालें, b1/b2, तो b1/b2 है 3 और b2 कितना है 6 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3/6। कैंसिल होकर क्या आएगा, ये भी आएगा 1/2। ठीक है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाती है, उस केस में हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो यहां पे दोनों इक्वल आ गई। अगर दोनों इक्वल आ गई तो हमें नेक्स्ट निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू है c1/c2। ठीक है। तो c1/c2 में c1 कितना है 4 है और c2 कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारा फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। मतलब बिल्कुल वही केस आया है जो पिछले क्वेश्चन में आया था। तो इसका मतलब हमारा फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो ये आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यही है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है। हमसे पूछा क्या है, लाइंस कैसी होंगी, तो ये कौन सा केस है, ये हमारा नो सोल्यूशन का केस है, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे केस में लाइंस मीट ही नहीं करती, तभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और आर पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो पैरेलल की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। एक चीज याद रखना, अभी मैंने बोला था ना पिछले क्वेश्चन में कि जैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमने आंसर दिया इनकंसिस्टेंट है। सेकेंड में पूछा है कि लाइन्स कैसी हैं, लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो हमने आंसर किया लाइंस पैरेलल है। उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहां पर a1 b1 c1 डायरेक्ट आ जाएगा, तो यहां पे a1 निकाल लें। a1 कितना होगा, a1 होगा 5, राइट। b1 कितना होगा -8 और हमारा c1 कितना होगा 1। ठीक है, ये क्लियर है। देखो सीधी सी बात है, x के साथ जो है वो a है, तो मतलब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है तो उसको हम a ना बोलकर a1 बोल रहे हैं। तो जो x के साथ है वो a1 है, जो y के साथ है वो b1 है और जो y के बाद है वो c1 है। ठीक है, तो यहां से आ गया a1 b1 c1। अच्छा, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वाले इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो सेकंड इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यूज है। वैसे ऐसे भी वर्किंग कर सकते हैं, बट इट इज बेटर, ज्यादा इजी लगेगा अगर हम इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तो मुझे लगता है इट इज बेटर। तो यहां पर ये क्या है, ये लिखा है 3x अपॉन 1 कर ले इसको, तो 3x अपॉन 1 हो गया। ठीक, उसके बाद माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये हो जाएगा 3x अपॉन 1 माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक काम करें, अब अगर हम इसका एलसीएम लें, ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो यहां पे क्या है, यहां पे है 1 5 और 5, तो 1 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, तो एलसीएम इसका 5 आ गया, तो ये आ गया 5। अच्छा, अगर 5 को हम 1 से डिवाइड करें,
क्योंकि एलसीएम 5 आया है, तो हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा 5, और वो 5 जाके 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 15x माइनस, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें 1 आएगा, और वो 1 जाके 24 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 24y प्लस, और फिर अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें 1 आएगा, वो 1 जाके 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद यहां पे जो 5 आ रहा है, ये 5 जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 0 इंटू 5 वो 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन आई फाइनली वो आ रही है 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये 5 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम a2 b2 c2 निकाल सकते हैं। तो यहां पे इधर ही लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे थोड़ी वर्किंग करेंगे। तो यहां पर a2 क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन जो फाइनली आई है उसके अकॉर्डिंग a2 हमारा कितना हो जाएगा, देखो a कैसे निकालते हैं, जो x के साथ होता है वो a होता है, तो x के साथ क्या है यहाँ पे 15 है, तो हमारा a2 क्या हो जाएगा, हमारा a2 हो जाएगा 15। हमारा जो b2 है वो कितना हो जाएगा, y के साथ वाला b2 होता है बट साइन के साथ, तो y के साथ क्या है 24, साइन क्या है 24 का, माइनस का साइन है, इसका मतलब ये आ जाएगा b2 हमारा हो जाएगा माइनस 24, ठीक है। और जो हमारा c2 हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब जैसा हम लोग कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो यहीं पे निकाल लें। तो यहां पे क्या निकालें अभी, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, देखो हमारा a1 जो है वो 5 है, हमारा a2 15 है, तो अगर हम 5 को 15 से डिवाइड कर दें, 5 अपॉन 15, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये 1/3, राइट। ऐसे ही अगर हम b1 को b2 से डिवाइड करें, ठीक है, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 कितना है -8, b2 कितना है -24, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -8 अपॉन -24, माइनस माइनस कैंसिल कर दे। अच्छा 8 की टेबल में 24 आता है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3, राइट। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया, तो जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे। अगर ये अनइक्वल आते तो हम यहीं पे इसको कंक्लूड कर देते, ये कह के कि इसके यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। खैर यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए हैं, तो जब इक्वल आ गए हैं तो अब हम नेक्स्ट वाली क्वांटिटी निकालेंगे। नेक्स्ट वाली क्वांटिटी होगी c1 अपॉन c2, तो हमारा जो c1 है वो क्या है, हमारा c1 है 1, c1 1 है, और हमारा c2 जो है वो 3 है। तो अगर हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू होगा 1/3, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ गए ना, क्योंकि a1 बाई a2 भी 1/3 आया था, b1 बाई b2 भी 1/3 आया था, और अभी हमने c1 अपॉन c2 निकाला, ये भी 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब हमने पढ़ा था ये कि जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड वाला केस जो हमने पढ़ा था कि जो लाइंस होंगी वो लाइंस ओवरलैपिंग होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो इसी लैंग्वेज में पूछा है कि लाइंस सॉल्यूशन कितने होंगे पूछा है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो हम आंसर भी उसी तरह से करेंगे कि सॉल्यूशन कितने हैं। तो यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो कंडीशन ये है, हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर these lines have, या दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है, तो ऐसे लिखते हैं, दिस
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक, have infinitely many solutions, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो वर्ड है वो यूज होता है एक ग्रुप ऑफ इक्वेशन के लिए, मतलब 2 या 3 इक्वेशंस का अगर ग्रुप हो तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन का ग्रुप है तो इसलिए इसको हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये बात फिर से बता रहे हैं, याद रखना कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ लाइंस कैसी हैं तो हम बताएंगे लाइंस कैसी हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा सोल्यूशन कितने हैं तो हम बताएंगे सोल्यूशन कितने हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है तो हम बताएंगे इसमें से कौन सा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आंसर उसी लैंग्वेज में करेंगे जिस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। एक और बात, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग, जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, इसको हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।